प्रतिपक्ष के जो नेता लोग हैं, इनकी महिला विरोधी मानसिकता लगातार 20-25 सालों से रही है। वो तो एक परिवारवाद का जीता जागता ज्वलंत और कलुषित उदाहरण है कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनकी बेटी को बनाया गया। वो महिला होने की वजह से नहीं बनी, ये ध्यान रखने की बात है। वो कांग्रेस की मजबूरी थी। मणिपुर में क्या कहिए सर, वहां जब बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था, आप लोग चुप थे। देखिए, मणिपुर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी महिलाएं बनी सर? विपक्ष ने जो पाप किया है इस बिल का विरोध करके, उनके माथे पर जो कलंक लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। जिस प्रकार से कल आपने देखा, सम्राट चौधरी पहुंचे गांधी मैदान के पास, जो महिलाओं को बुलाया गया था आक्रोश मार्च, लेकिन कहा जा रहा है कि वह आक्रोश मार्च फेल हो गया। महिलाएं उसमें सही महिलाएं नहीं आई, सिर्फ जीविका दीदी जो कि सरकार के अधीन है वो आई। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के मशहूर आई स्पेशलिस्ट और दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। सर, कल का आक्रोश मार्च तो फेल हो गया। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आक्रोश मार्च आप कैसे कह रहे हैं कि फेल हो गया? आप महिलाएं ये कोई रैली और जनसभा तो थी नहीं जहां हमको 5 लाख 10 लाख लोगों को जुटाकर ताकत नहीं, लेकिन ये कहा गया था सर कि महिलाएं जुट रही हैं। महिलाएं जुटी थी, ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं नहीं जुटी थी। देखिए, आक्रोश मार्च था। वास्तव में समाज में जो आज हमारी आधी आबादी है, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आपको याद होगा कि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के, तब भी ये बिल पेश किया गया था। और आरजेडी के जो सांसद हैं, उस समय भी सांसद हुआ करते थे, उन्होंने उस बिल को फाड़ दिया था। तो ये आज कोई ये महिला विरोधी मानसिकता इनकी नहीं उजागर हुई है। ये जो हमारे प्रतिपक्ष के जो नेता लोग हैं, इनकी महिला विरोधी मानसिकता लगातार 20-25 सालों से रही है। और ये लोग वास्तव में नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, तभी तो ये बिल लाया गया था। 14 में सर मोदी जी आए। जी बिल्कुल। उस समय चलिए पूरा बहुमत नहीं था। 19 में जब आपके पास पूरा बहुमत था, 23 में आपने यह बिल संसद से पास कराया, उस समय आपको याद नहीं आया कि तुरंत लागू करें? 29 की बात थी। आज अपने फायदा के लिए आप लोग चाह रहे हैं, इसको करने में क्या गलती? नहीं, देखिए, फायदे के लिए ये आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने की बात थी। और जब 2023 में पारित हुआ था, उसी समय कहा गया था। चूंकि देखिए, जो हमारे देश में अभी विधानसभा और लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, और जो मानक तय हुए थे कि इतनी आबादी पर इतनी एक लोकसभा सीट होगी, उस मानक से कई गुना आज ज्यादा। किसी लोकसभा में 5-7 लाख मतदाता हैं, तो कहीं कहीं 20-25 लाख भी हैं। तो ये सही मायने में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। 25 लाख लोग के वोट का भी एक ही वैल्यू है, और कहीं 5 लाख लोग भी मिलके एक सांसद चुन रहे हैं। तो जो 25 लाख लोग हैं, उनके डेमोक्रेटिक राइट एक चौथाई या 1/5वां हिस्सा डाइल्यूट हो रहा है। अगर पटना लोकसभा संसदीय क्षेत्र की मान लीजिए कि 20 लाख आबादी है, और कहीं एक छोटे से क्षेत्र की आबादी 5 लाख है, दोनों मिलके एक सांसद चुन रहे हैं, तो यहाँ 20 लाख लोगों की आवाज जितनी ताकत है, कहीं पर 5 लाख लोगों की आबादी को वो आवाज है। इसको समान करने के लिए, और ये ऐसा नहीं है कि नया किया गया है, इंदिरा गांधी के जमाने में से परिसीमन की बात मान लिया सर। परिसीमन देखिए, समझना आवश्यक है कि इंदिरा जी ने कुछ समय के लिए बढ़ाया था 2001 में, 2001 के बाद अटल जी ने बढ़ाया था कि 2026 में परिसीमन होगा। तो परिसीमन संवैधानिक बात। आपकी बात सही है सर। हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 543 सीट वर्तमान में जो है, अभी अगर आरक्षण दे देते हैं, परिसीमन के बाद 850 हो या 1100 हो, उससे नहीं मतलब है, क्या दिक्कत? अभी जो है उसमें दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, दिया जा सकता है। लेकिन आप एक बृहत्तर देखिए, आप कभी कोई भी व्यक्ति, एक छोटी सी सड़क बनती है तो आज से 10 साल बाद क्या ट्रैफिक होगा उसको सोच के बनती है। पुल बनता है, बिहार में नहीं बनता है सर, आप गलत कर रहे हैं सर। बिहार में तो आज सड़क बना और कल नाला के लिए अगर नहीं बनती है तो ये गलत है। इसको क्रिटिसाइज आप करिए, मैं भी आपके साथ क्रिटिसाइज करूंगा। आपकी सरकार है सर, मेरी सरकार होगी तो भी अगर कोई गलत कार्य होगा तो उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो जब भी सरकार कोई योजना लाती है, कोई बिल लाती है, तो ये दूरगामी उसके परिणाम क्या होंगे ये देखना आवश्यक है। माननीय मोदी जी ने जब हमारी संसद थी पुरानी हो गई थी, तो ये पता था कि जब परिसीमन
नया लागू होगा, सीट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उसी महिलाओं को हिसाब से नया प्रतिनिधित्व संसद देना भवन होगा। बना भी था। नया संसद भवन जी। बना, उसी समय बताया गया कि संसदों की संख्या 2026 के बाद बढ़ाना लाजमी है। कई राज्यों का ये मानना है कि हमारा प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, लेकिन आप परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो उन राज्यों का बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि एक सरकार है जो लंबे समय तक जो प्रभावी कार्य होंगे, कदम होंगे, प्रतिनिधित्व होंगे, लोकतंत्र हमारा सशक्त होगा, मजबूत होगा, लोक कल्याणकारी होगा, ऐसे पॉजिटिव कार्य कर रही है। और इसको छोटी छोटी बातों में आप फंसा रहे हैं। आपको 1/3 दिया जा रहा है, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? परिसीमन तो होना ही होना है, ये गैर संवैधानिक बात नहीं है। जिन्होंने इसका विरोध किया वो संविधान, उन लोगों का कहना है कि पहले आप 543 पे दीजिए, हम आपके साथ हैं, उसके बाद आप 50% दीजिए। आरजेडी के कई नेताओं से हमारी रोज बात हो रही है, आज उदय नारायण चौधरी से बात तो लोकसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि आप 50% पर तैयार होइए और 1 घंटे का समय दीजिए, मैं इसमें संसद। चलिए एक बात और है सर, 50% आप लोग यह साबित करना चाह रहे हैं कि महिलाओं के सबसे बड़े शुभचिंतक बीजेपी है। बिल्कुल है, साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, देश की पहली महिला अध्यक्ष जो है किस पार्टी से रही सर? देश की पहली महिला राष्ट्रपति किसके शासनकाल में रही? महिला होने की वजह देश की पहली प्रधानमंत्री किस पार्टी से रही? मैं सब बताता हूँ। वो महिला होने की वजह से न तो अध्यक्ष बनी न प्रधानमंत्री बनी, वो तो एक परिवारवाद का जीता जागता ज्वलंत और कलुषित उदाहरण है कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनकी बेटी को बनाया गया। अगर नेहरू जी का कोई और अन्य काबिल बेटा रहता तो इंदिरा जी नहीं बनती, कोई उनका बेटा ही बनता। वहां तो तय है, जो बेटा अगर होगा तो बेटा बनेगा, बेटी होगी तो बेटी बनेगी। वहां इंदिरा जी प्रधानमंत्री की बेटी थी, इसलिए वो महिला होने की वजह से नहीं बनी। ये ध्यान रखने की बात है। वो कांग्रेस की मजबूरी थी। वो कांग्रेस ने बाई चॉइस महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं वैसा किया था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर में क्या कहिएगा सर? वहां जब बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था, आप लोग चुप थे। देखिए, मणिपुर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये समाज के 2 ध्रुवों के आपसी कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा था। वहां के डेमोग्राफी को समझना, उनके बीच में आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसको बड़े ही संवेदनशील तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता है। न तो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है, ना ही उसको फोर्सफुल पावर से क्रश किया जा सकता है। 2 समुदायों के बीच में वैमनस्यता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि आपस में विद्वेष। लेकिन उसको सरकार सही ढंग से डील नहीं कर पाई। सरकार, देखिए, ऐसे मुद्दों में आप हमेशा किसी भी सरकार को कहेंगे कि इन्होंने 100% डील किया, ये संभव नहीं है। 2 समुदायों के बीच में जब आपसी आक्रोश में इस तरह के संघर्ष होते हैं तो उसमें कभी भी सरकार किसी भी तरह से 100% डिलीवर, कोई भी सरकार नहीं, दुनिया के किसी भी एग्जाम्पल में आप नहीं देखिएगा कि जब 2 समुदायों के बीच में संघर्ष होता है तो सरकारें बिना एक खून खराबे के पूरी तरह से उसको कंट्रोल करती है। उसमें समय लगता है, धीरे धीरे जो वैमनस्यता है वो समाप्त। चलिए, आप नहीं मानिएगा क्योंकि सर आपकी पार्टी से जुड़ी हुई बात है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी महिलाएं बनी सर? देखिए, अब फिर आप एक सीट के लिए आप ऐसे नहीं, आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, मैं मानता हूं बीजेपी ने जितनी महिलाओं के लिए किया है और ये रिप्रेजेंटेशन जो दे रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि एक अगर भाजपा की महिला अध्यक्ष, मैं कहता हूं कि आज से 10 सालों के लिए हम किसी एक को बना दें और एक भी सांसद, विधायक, कहीं भी मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो वो महिलाओं के लिए ज्यादा हितकारी होगा या संसद में 1/3 और विधानसभा में? लेकिन आप शुरुआत करते हैं हम ये जो किया जा रहा है सत्ता का विकेंद्रीकरण और हर पॉइंट पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, इससे बेहतर महिलाओं के कल्याण का कोई कार्य नहीं हो सकता है। एक प्रधानमंत्री बना देना, एक पार्टी का अध्यक्ष बना देना या एक सिंबॉलिक तरीके से किसी को राष्ट्रपति बना देना, इससे महिलाओं का कल्याण नहीं होगा। महिलाओं का कल्याण होगा कि जो भी शासन प्रशासन की व्यवस्था है, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है, उस हर मुकाम पर उनको वास्तव में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और मैं मानूंगा कि बिहार में ही हमारे एनडीए के सहयोगी माननीय नीतीश कुमार जी ने इस मामले में शायद देश में सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया और जो एक जेंडर के प्रति उन्होंने जितना पॉजिटिव कार्य किया है वो पूरे देश में सबके अनुकरण करने योग्य है कि महिलाओं। चलिए, एक और बड़ा सवाल है सर, यहाँ आपके बीजेपी एनडीए मिलाकर के, महागठबंधन मिलाकर 5 महिला सांसद हैं। विजय लक्ष्मी, लवली आनंद, वीणा देवी, शांभवी चौधरी और मीसा भारती, जिसमें 4 जो है एनडीए गठबंधन से जुड़ा हुआ है,
4 आपने दिया, लेकिन सवाल यह है कि यह लोग का भी बैकग्राउंड अगर देखिएगा तो इनके माँ बाप राजनीति में थे इसलिए मिला, मीसा भारती भी पिताजी हैं इसलिए मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो दुर्भाग्य है कि अब तक जो भी महिलाएं आती हैं, चूंकि इतना कम रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि किसी न किसी राजनीतिक परिवार, किसी न किसी राजनीतिक छत्र छाया में रहने वाली महिलाओं को ही मौका मिल पा रहा है। जब संख्या सीटों की बढ़ेगी और महिलाओं के लिए बाध्यता हो जाएगी 1/3 सीट, तो फिर ये बंधन टूटेंगे कि भाई जो कोई राजनीतिक परिवार, राजनीतिक छत्र छाया से आई हुई महिला को ही नहीं मिलेगा। जो आम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, समाज सेवी है, जिन्होंने समाज में कार्य किया, ऐसी महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। मतलब जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो महिला भी विधानसभा में और लोकसभा में जाएगी। बिल्कुल, आप देख के चलिए कि अगर 1/3 सीट सुरक्षित हो जाती है तो इतनी ज्यादा सीटों की संख्या हो जाएंगी कि जो धरातल पर संघर्ष करने वाली हमारी मातृशक्ति है, जो कार्यकर्ता भगिनी, बंधु या बहनें हैं, माताएं हैं, उनको भी इसमें मौका मिलेगा और तब वास्तव में सही मायने में लोकतंत्र भारत का मजबूत होगा। चलिए आखिरी सवाल है सर, नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर के कल जो आक्रोश मार्च था, विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ इसमें जीविका समूह की महिलाओं को बुलाया गया था, आम महिलाओं को कुछ पता नहीं है, ना उनकी कोई भागीदारी रही, पूरी तरह से यह शो फ्लॉप रहा। देखिए, अब विपक्ष क्या कहेगा। विपक्ष ने जो पाप किया है इस बिल का विरोध करके, उनके माथे पर जो कलंक लगा है उसको धोने के लिए तो कहेंगे ही ना कि इनका ये आक्रोश मार्च। मैं आक्रोश मार्च के सफल विफल होने के प्रति नहीं चिंतित हूं। मैं चिंतित हूं कि जो ये एक अच्छी भावना के साथ लाया हुआ बिल था, जो देश की मातृशक्ति को मजबूत करता, उस पर हमारे विपक्ष के नेताओं ने अपने काले हाथों का प्रयोग करके उस बिल को रोका। ये घोर जघन्य पाप है। ये पाप लंबे समय तक इनको प्रताड़ित करेगा, इसका दंड मिलेगा और हमारे देश की मातृशक्ति इस पाप के लिए इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। और ये बिल आज न कल पारित होगा, मातृशक्ति आएगी सदन में, लेकिन इतिहास सर्वदा याद रखेगा कि जब इतना सशक्त बिल लोकसभा में हमारी सरकार ने लाई तो विपक्ष के नेताओं ने इसको गिराने का जघन्य अपराध किया और इसका दंड भी उन्हें मिलेगा। और इतिहास वर्षों तक इस पर चर्चा करेगा कि विपक्ष में ऐसे नेता हुए थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का कार्य किया। देखिए, तो विपक्ष ने जो अपराध किया है, आगे आने वाले समय में महिलाएं इसका दंड देंगी। और निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब का दावा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की सोच है, आम महिलाएं संसद में, विधानसभा में पहुंच सके, उसके लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल किसी विशेष व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं लाया गया। वैसे में डॉक्टर साहब का जो दावा है, लगातार जो आपको दिखा रहे हैं कि महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर के विपक्ष और पक्ष आमने सामने है। इसको लेकर के महिलाएं क्या सोचती है, इसका तो रिजल्ट बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।